नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पीएफआई के दिन अब पूरे हुए ही समझिए, क्योंकि अब पीएफआई पर बैन लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से एनआईए समेत तमाम सरकारी एजेंसियों ने पीएफआई पर शिकंजा कसा है, ऐसे में पीएफआई के दिन पूरे हुए ही समझिए। दरअसल एनआईए की छापेमारी हमने देखी थी, 15 राज्यों में छापेमारी हुई थी। पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापा पड़ा था और उस छापेमारी में क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, उनकी जानकारी भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इन सब के बीच पीएफआई के केरल से गिरफ्तार एक मेंबर से जब एनआईए की टीम ने पूछताछ की तो उसमें एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के निशाने पर थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के निशाने पर क्यों थे। पीएफआई, जिसका नाम बार बार उपद्रव, हंगामा, हिंसा में सामने आया है। जब भी देश विरोधी गतिविधियां कहीं पर देखने को मिली हैं तो उसमें पीएफआई का नाम उछला है। और अब जो ये बड़ा खुलासा हो रहा है, इसके मायने अपने आप में बेहद बड़े हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम पद के उम्मीदवार थे, वो दौर तो याद होगा। पटना का गांधी मैदान ही था, अक्टूबर का महीना था और नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी इससे पहले कि वहां पर रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचते, पटना में रेलवे स्टेशन पर एक धमाका होता है और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से धमाकों की गूंज से पटना दहल उठता है। क्या कुछ ऐसी ही प्लानिंग पीएफआई कर रहा था? क्योंकि जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इन धमाकों को करने के लिए या फिर रैली को प्रभावित करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी पीएफआई के लीडर्स ने कार्यकर्ताओं को दी थी। प्रशिक्षण कैंप लगाया गया था कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे तो उसको किस तरह से प्रभावित करना है, किस तरह से वहां पर हिंसा, हंगामा और उत्पात मचाना है। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से यह खुलासा हुआ है और कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। केरल से गिरफ्तार पीएफआई मेंबर शफीक पैट से एनआईए की पूछताछ शुरू हुई है। पहले गिरफ्तारी, उसके बाद अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। शफीक पैट ने पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं कुछ और जब गिरफ्तारियां होंगी तो नई चीजें भी निकलकर सामने आएंगी। निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली थी, यह जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान हंगामा करना चाहते थे पीएफआई के लीडर, रैली को प्रभावित करना चाहते थे पीएफआई के लीडर। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को प्रभावित करने के लिए बाकायदा बैनर, पोस्टर भी बनाए गए थे। ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। जुलाई के महीने में पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। इसके अलावा अकाउंट में करीब 120 करोड़ रुपया एक साल में पीएफआई के आया है। यह बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। साथ ही साथ जो कैश है वो भी बड़ी संख्या में बरामद किया गया है और जितना अकाउंट में जमा हुआ है उसका दोगुना कैश बरामद किया गया है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों और विदेशों से यह रकम इकट्ठा की गई है। पश्चिमी एशियाई देशों से यह कहा जाता है कि पीएफआई को फंड मुहैया कराया जाता है देश विरोधी गतिविधियों में। इस फंड का फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह से पीएफआई साजिश के तार बो रहा है, बीज बोने की कोशिश कर रहा है, उसका खुलासा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए कई संगठन भी पीएफआई ने तैयार कर रखे हैं। सरकारी एजेंसी के प्रतिबंध से बचने और आतंकी एजेंडे को फैलाने के लिए इन संगठनों को बनाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर साफ है कि किस तरह से देश का माहौल खराब करना है, इसको लेकर के नापाक साजिशें पीएफआई की ओर से रची जा रही हैं। और अब जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो गिरफ्तारियों के बाद एक एक करके कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपने देखा किस तरह से यह बड़ा खुलासा हुआ है।
आपको याद होगा कि 2 दिन पहले यानी कि 22 तारीख को एनआईए ने देश भर में पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी से हड़कंप मच गया था। पीएफआई के सदस्य सड़कों पर उतर आए थे और इस छापेमारी का विरोध कर रहे थे। कल बाकायदा केरल बंद का आह्वान भी किया गया था और बंद के दौरान पीएफआई के सदस्यों ने जो काम वो लगातार करते आ रहे हैं वही काम करते हुए वो नजर आए। हिंसा, हंगामा, उपद्रव और बवाल। तमिलनाडु के कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर में पेट्रोल से भरी हुई बोतल फेंकने का मामला सामने आया है। वहां पर तोड़फोड़ की गई, उपद्रव मचाया गया, जिसके बाद वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं केरल में भी अलग अलग जगहों पर हिंसा करते हुए नजर आए। कहीं ऑटो तो कहीं बस में तोड़फोड़ की खबरें लगातार सामने आई हैं। और अब जब पीएफआई पर शिकंजा कसती हुई एनआईए नजर आ रही है तो ऐसे में हंगामा क्यों, यह बड़ा सवाल सामने उठ रहा है। शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका इन सब घटनाओं के बीच में बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई सही नहीं है, क्योंकि पीएफआई मुस्लिमों की आवाज उठाने का काम कर रही है। शफीकुर रहमान बर्क जिस तरह से वो बयान देते आए हैं, उनके बयानों को ज्यादा तवज्जो तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो अगर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप किसी संगठन पर लग रहे हैं, उसके समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार अपनी स्क्रीन पर। उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से हंगामा कल बंद के दौरान पीएफआई के सदस्यों ने किया था। लेकिन सवाल यह कि अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है तो जांच से घबराना कैसा, अगर आपका दामन पूरी तरह से साफ है। दरअसल पीएफआई की कार्यशैली पहले से ही सवालों के घेरे में रही है, और जब कार्यशैली सवालों के घेरे में रही है तो फिर अब जो छींटे उठते हुए नजर आ रहे हैं उनमें सराबोर होती हुई पीएफआई नजर आ रही है और ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे अपने आप में बेहद बड़े हैं। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को प्रभावित करने की मंशा थी तो यह मंशा क्यों थी, यहां पर यह समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार देखने को मिली है। देश सर्वप्रथम इस मुद्दे के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हंगामा करके, उस रैली को प्रभावित करके कहीं ना कहीं मंशा, साजिश इस बात की थी कि दहशत का माहौल पैदा किया जाए। लेकिन जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी वो नाकाम साबित हुई है। उस रैली में किसी भी तरह का हंगामा, हिंसा और प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद तरीके से अपना काम करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अगर उस दौरान उस रैली में कुछ हंगामा हो जाता तो फिर जरा सोचिए कितनी बड़ी आफत देश पर आ जाती। हालांकि अभी तो केवल पूछताछ का सिलसिला शुरू ही हुआ है। आने वाले दिनों में और भी जो खुलासे हैं वो होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई की कार्यशैली रही है, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आए हैं, जब से पीएफआई संगठन बना है उसके बाद से जिस तरह से विवादों से इसका नाता रहा है, चाहे लव जिहाद के मामलों को लेकर के हो, चाहे सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर के हो, चाहे हिजाब विवाद को लेकर के हो, जब भी प्रदर्शन हुआ है, चाहे दिल्ली दंगों की आप बात कर लीजिए, जब भी कहीं पर पथराव की नौबत तक आई है तो उसमें पीएफआई का नाम सबसे पहले आता है। यहां तक कि यूपी के शहरों में जहां पर पीएफआई इतनी सक्रिय नहीं मानी जाती है, वहां पर भी जब हिंसा, हंगामा, पथराव, आगजनी होती है तो उसमें पीएफआई का नाम निकलकर सामने आता है। अब योगी सरकार जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होता है उनके घरों पर तो बुलडोजर चला रही है, लेकिन अगर पीएफआई के सदस्य होंगे तो उनके खिलाफ तो योगी सरकार इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके घर ही यूपी में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में क्या केरल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर कोई संगठन उनकी
जमीन पर फल फूल रहा है, तो क्या राजनीतिक फायदा देश से ऊपर रखा जा सकता है? क्योंकि देश सर्वप्रथम की जो नीति है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे दिलो दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन अगर पार्टियां अपनी सियासत को तवज्जो देंगी और देश विरोधी गतिविधियों को इस तरह से फलने फूलने में मदद देंगी, तो कहीं ना कहीं ये पीएफआई संगठन उनके लिए भी घातक साबित हो सकता है। हमने कल भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी निकाल रही है उस पर एक दिन का ब्रेक लगते हुए भी देखा था। अब यह ब्रेक पहले से सुनियोजित था या नहीं, इसके बारे में तो पहले से कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं दी गई थी, लेकिन बीजेपी इसे कहीं ना कहीं पीएफआई के बंद से जोड़कर जरूर देख रही थी। और अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी को जरूर यह सोचना चाहिए कि जिस भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकले हैं, क्या वो पीएफआई जैसे संगठन के बंद की वजह से उनके अगर कदम भारत जोड़ो यात्रा के रुक रहे हैं, तो क्या किसी ऐसी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के नाम से कोई यात्रा निकालनी भी चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर पीएफआई जैसे संगठन का समर्थन कोई पार्टी कर रही है तो वो पार्टी देश को एकजुट करने की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जहां तक मेरा निजी विश्लेषण है वो ये कहता हुआ नजर आता है। क्योंकि आरोप लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पीएफआई पर लगे आरोप साबित हो चुके हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की गंभीरता को भी समझना होगा। आप खुद ब खुद उठाकर देख लीजिए, बार बार मैं उन आरोपों का जिक्र कर रहा हूं, बार बार मैं एक के बाद एक उन दंगों के जख्मों को आप सबके बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझें उस दर्द को, जो दर्द पीएफआई जैसे संगठन ने भारत को देने की कोशिश की है। पीएफआई का नाम जिसमें बार बार सामने आया है, दिल्ली दंगे, याद करिए किस तरह से दिल्ली का माहौल बिगड़ा था, किस तरह से खूब सांप्रदायिक हिंसा वहां पर भड़कती हुई नजर आई थी। सीएए विरोधी प्रोटेस्ट, याद करिए वो पथराव, शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन, याद करिए किस तरह से सड़कें जाम हो गई थी, दिल्ली वाले परेशान नजर आ रहे थे। याद करिए हाथरस की हिंसा, याद करिए लोहरदगा में क्या हुआ था, याद करिए रांची में क्या हुआ था, याद करिए मध्य प्रदेश के खरगोन में क्या हुआ था। आप खुद सोचिए, पीएफआई जैसे संगठन कैसे आखिर मुस्लिमों के हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। अभी तो एक मेंबर ने खुलासे किए हैं, बाकी जो 21 और गिरफ्तारियां केरल से हुई हैं। जरा सोचिए, जब उनसे पूछताछ होगी तो और कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। अब आप खुद सोचिए, 120 करोड़ रुपया एक साल में खाते में आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इतना पैसा आखिर आ तो कहां से रहा है? जानकारी यह मिल रही है कि यह पैसा हिंदुस्तान के कई शहरों से, उसके अलावा पश्चिम एशियाई देशों से मिल रहा है। अब वो देश फंड क्यों भेज रहे हैं? क्या मुसलमानों के भले के लिए वो फंड भेज रहे हैं और क्या उस पैसे का सचमुच मुसलमानों के भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि जहां भी हिंसा हो रही है वहां पर पीएफआई फंड दे रहा है। तो जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो फिर एनआईए छापेमारी क्यों ना करे? जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो ईडी सवाल क्यों ना पूछे करोड़ों रुपयों को लेकर के? और जब सवाल पूछे जाते हैं तो फिर बंद बुला लिया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, हंगामा किया जाता है। और उसी पीएफआई के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क का बयान भी सामने आ जाता है। सवाल बड़े हैं और सवाल बेहद गंभीर है और सवाल देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देशहित सर्वप्रथम होना चाहिए और अगर देशहित सर्वप्रथम किसी संस्था के कामकाज में नजर नहीं आ रहा है, वहां पर छापेमारी की जा रही है, तो उस पर ऐतराज क्यों हो रहा है, क्यों बंद बुलाया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी संस्था की कार्यशैली सवालों के घेरों में है और अगर सचमुच उस संस्था की कार्यशैली उसका दामन पाक साफ है, तो फिर उसे तो जांच में सहयोग करना चाहिए था। प्रदर्शन करके क्या जताने की कोशिश की जा रही है? क्यों जब भी इस तरह के आरोप किसी संस्था पर लगते हैं तो फिर खुद को बचाने के लिए ढाल बनाने की कोशिश की जाती है? और फिर जो जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि कुछ और भी संगठन बना रखे हैं, तो फिर उन संगठनों को क्यों बना रखा है कि अगर इस संस्था पर बैन लग जाए तो दूसरी तरीके से काम चलता रहे? जिस संस्था पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर भेजने का काम यह संस्था कर रही है, तो फिर एनआईए छापे ना मारे तो क्या करे?
एनआईए का काम ही आतंकी नेटवर्क का समूल नाश करना है। लिहाजा 15 राज्यों में छापेमारी भी हुई है और जिस तरह से पीएफआई का जाल फैला हुआ है, तो ऐसे में न जाने कितने शहरों में कितने युवाओं को बरगलाने का काम पीएफआई जैसी संस्था कर रही होगी। लेकिन जब भी कोई कार्रवाई होती है तो फिर खुद को प्रताड़ित महसूस जनता की नजरों में करवाने की कोशिश इस तरह की संस्थाएं करती हुई नजर आती हैं। खैर, मामला अभी लंबा जरूर चलेगा। कोर्ट भी इस पूरे मामले में दखल देता हुआ नजर आएगा और पूरे मामले को लेकर के एनआईए की कोर्ट में पहले मामला जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। लेकिन इतना यकीन मानिए कि जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में अब पीएफआई के दिन लदते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पीएफआई जैसी संस्था पर बैन आखिर कब तक लग पाता है। साथ ही साथ खुलासों पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। साथ ही साथ नजरें इस पर भी रहेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन सी वो रैलियां थी जो पीएफआई के रडार पर थी, साथ ही और कौन कौन से वो प्रदर्शन पीएफआई की ओर से किए जाने थे, क्योंकि अब खुलासों की बारी है। छापेमारी हो चुकी है और क्या आने वाले दिनों में छापेमारी का सिलसिला और भी देखने को मिलेगा। नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी, लेकिन पीएफआई का सेंटर बन चुके केरल राज्य को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उम्मीद करेंगे कि पिनराई विजयन इस मामले को गंभीरता से लेंगे और राज्य सरकार की ओर से भी इस दिशा में पहल देखने को मिलेगी, ताकि एनआईए या फिर केंद्र सरकार को इस मामले में पीएफआई पर शिकंजा कसने में मदद मिल सके। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।